नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा गुप्त काल के बारे में, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा विस्तृत साम्राज्य है, इसीलिए मैं इसको 3 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। ठीक है। स्टार्टिंग के 2 वीडियो साथियों, इनके जो प्रमुख शासक हुए हैं उनके व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस कराऊंगा। उसके बाद तीसरा वीडियो में मैं गुप्त साम्राज्य में जो योगदान रहा ना साहित्य का, विज्ञान का, स्थापत्य के क्षेत्र में, उस पर विशेष रूप से फोकस करूंगा तीसरा वीडियो में। तो इसको मैं 3 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरे इस इतिहास के श्रृंखला को लगातार देख रहे होंगे। जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे तो ही आप मेरे इतिहास को पढ़ोगे या फिर किसी और के माध्यम से इतिहास को जानोगे। ठीक है। मुझे यह लगता है पर्सनली कि हम सभी भारतीयों को अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए। और दूसरी वजह यह है कि साथियों कि हम इतिहास की गलतियों को त्याग करके, उससे सीख करके हम अपने वर्तमान और फ्यूचर को बेहतर भी बना सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से गुप्त साम्राज्य को। साथियों, गुप्त साम्राज्य ना 320 से 455 ईस्वी के मध्य शासन कर रहे थे, यानी कि टोटल इन्होंने 135 वर्षों तक भारत में शासन किए। ठीक है। तो गुप्त काल की स्थापना कौन से सिचुएशन में, कौन से परिस्थिति में हुई, आइए हम एक एक करके जानते हैं। तो इसके पहले मैंने आपको कुषाण वंश को पढ़ाया था। तो गुप्त काल की स्थापना के पहले गुप्त काल की स्थापना के पहले कुषाण वंश शासन कर रहे थे। जैसे ही उनका पतन शुरू हुआ और अंततः उनका पतन हो गया, वैसे ही गुप्त काल ने उनकी जगह ली और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया। ठीक है। तो श्रीगुप्त ने गुप्त काल की स्थापना की, लेकिन वास्तविक रूप से जो गुप्त काल की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त प्रथम से माना जाता है। ठीक है साथियों। तो अगर इस गुप्त साम्राज्य को हमें जानना है ना, तो बहुत सारे सोर्स है हमारे पास। तो पहला सोर्स हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत, दूसरा स्रोत हम देखेंगे लेख, और तीसरा है साथियों यात्रा विवरण। ठीक है। तो पहला स्रोत के माध्यम से हम देखेंगे, साहित्यिक स्रोत में देखेंगे हम विशाख गुप्त को देवी चंद्रगुप्त। ठीक है। इस देवी चंद्रगुप्त नामक पुस्तक में साथियों, इस साहित्य में हमें चंद्रगुप्त प्रथम और रामगुप्त के बारे में वर्णन है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमें गुप्त काल के बारे में काफी जानकारी मिल जाती है। उसी प्रकार साथियों कालिदास के मुद्रा राक्षस और शूद्रक के मृक्ष कटिकम में हमें गुप्त काल के बारे में काफी जानकारी देखने को मिलता है, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में और स्थापत्य के क्षेत्र में हमें विशेष रूप से देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे साथियों लेख के अंतर्गत प्रयाग प्रशस्ति और एरन अभिलेख। ठीक है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में ना, इस अभिलेख के खुदाई भानुगुप्त के कार्यकाल में हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ना सती नामक जो सती हुई ना सबसे पहले, तो सती का अभिलेख हमें एरन अभिलेख से मिलता है। ठीक है। और समुद्रगुप्त के जो राज कवि थे ना, दरबारी कवि हरिसेन, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। इस पूरे प्रयाग प्रशस्ति में साथियों समुद्रगुप्त के बारे में काफी वर्णन है। तो हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है। रामगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमें देवी चंद्रगुप्तम से जानकारी मिलती है, और एरन अभिलेख से साथियों भानुगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। उसके बाद साथियों जो चीन के यात्री है ना फाहियान और वेनसंग, जब भारत में आए थे घूमने के लिए, भारत को जानने के लिए, तो जानकारी के बाद उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। तो उसको अध्ययन करके हमें बहुत सारी जानकारी हमें मिल जाती है। तो फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समय भारत आया था। ठीक है। वेनसंग भी इसी कार्यकाल में आए थे। आई बात समझ में? तो हमने देखे हैं कि स्रोत के 3 माध्यम थे, साहित्य, लेख और यात्रा विवरण। ठीक है। साथियों इसके जातियों के बारे में बहुत सारा भ्रम है, कई सारे मत है। उस समय चूंकि प्राचीन काल में मैंने आपको बताया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के काफी बोलबाला था। तो काफी इतिहासकारों ने अपने सुविधा के अनुसार गुप्त काल की जो कार्यशैली रही है उसके अनुसार ओपिनियन बना के इन्होंने जाति का वर्णन किया है। तो आइए हम देखते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से इसको। तो डॉक्टर राय चौधरी ने गुप्त काल के शासकों को ब्राह्मण कहा। ठीक है। तो उसी प्रकार साथियों गौरी शंकर ओझा ने इन शासकों को क्षत्रिय कहा। ठीक है। और केपी जायसवाल ने इन्होंने जाट कहा। जाट इसलिए कहा क्योंकि ये दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में निवास करते हैं और गुप्त काल पूरा का पूरा उत्तर भारत में पूरा अपने साम्राज्य को फैला चुका था। तो उत्तर भारत में चूंकि पूरा फैल चुका था गुप्त काल, और उत्तर भारत में ही ये जाट निवास करते थे, तो उनका मत है कि जायसवाल का मत है कि ये जाट
जाट थे गुप्त काल के शासक। अब आइए हम साथियों देखते हैं जो प्रमुख शासक हुए हैं उसके बारे में। तो मैंने अभी आपको बताया था कि गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं, ठीक है। इसके वर्णन साथियों हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलते हैं, जो समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ठीक है। साथियों श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। उसके बाद घटोत्कच का नाम आता है, घटोत्कच का नाम आता है, इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। आपको जानना चाहिए कि श्री गुप्त और घटोत्कच ने ही महाराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद जितने भी शासक हुए साथियों उन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो श्री गुप्त से हमें क्या जानकारी मिलती है कि इन्होंने गुप्त वंश के स्थापना करी, प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख है, महाराज की उपाधि इसने धारण की। घटोत्कच आता है श्रीगुप्त के बाद, इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। साथियों चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच के बाद आता है, घटोत्कच के बाद आता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। इसी ने ही साथियों 319 ईस्वी में गुप्त संवत को चलाया था, ठीक है। आई बात समझ में। तो हमने देखे हैं कि शक संवत 78 ईस्वी पूर्व में चलाया गया था उसको, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लीची कुल की कन्या कुमारी देवी से विवाह किया था, ठीक है। हमें 3 कंटेंट देखने को मिला। इसने महाराज अधिराज उपाधि धारण की थी, गुप्त संवत चलाया था 319 ईस्वी में, और इन्होंने कुमारी देवी के साथ विवाह किया था। साथियों सबसे प्रमुख जो शासक समुद्रगुप्त हुए, ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने छोटे से साम्राज्य को बहुत ज्यादा विस्तृत प्रदान किया, ठीक है। तो हमने देखा था कि सिकंदर ने पूरी दुनिया में सर्वप्रथम विश्व विजय का संकल्प लिया था। उसके बाद साथियों विश्व विजय का संकल्प समुद्रगुप्त ने किया था। तो सबसे पहले विश्व विजय का सपना गुप्त काल में तो समुद्रगुप्त ने संकल्प लिया था विश्व विजय करने का। साथियों इसको धरणी बंध भी कहा जाता है। धरणी बंध इसलिए क्योंकि धरणी बंध का मतलब होता है धरती को बांधना, यानी पृथ्वी को बांधना। कहने का मतलब है इसने विश्व विजय का संकल्प लेकर पूरी धरती को, पूरी पृथ्वी को बांधना चाहते थे, अपने अंडर में करना चाहते थे। आई बात समझ में। साथियों इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। जिस प्रकार से साहसी और परिक्रमी थे ना नेपोलियन, उसी प्रकार से इसका लक्षण हमें समुद्रगुप्त में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से कई इतिहासकारों ने इसे भारत के नेपोलियन का संज्ञा दिया है। साथियों इन्होंने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। परम भट्टारक की उपाधि कौन धारण करते हैं? जो साहसी होते हैं और पराक्रमी होते हैं। आई बात समझ में। साथियों दक्षिण भारत की ओर विजय अभियान चलाने वाले ये पहले शासक थे प्राचीन भारत के, ठीक है। तो साथियों इन्होंने दक्षिण भारत में विजय अभियान की शुरुआत करने वाला ये पहला शासक थे। तो इन्होंने टोटल अपने शासन में जितने भी क्षेत्र जीते ना उसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। इसके विदित क्षेत्र को साथियों 5 भागों में हम बांट सकते हैं, ठीक है। पहला क्षेत्र गंगा यमुना दोआब के शासकों को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच जो भूमि रहती है उसको दोआब कहते हैं। उसी क्षेत्र में जिन शासकों ने शासन कर रहे थे, गंगा और यमुना के बीच में जिन शासकों ने शासन कर रहे थे उसको जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया समुद्रगुप्त ने। उसके बाद साथियों दूसरा क्षेत्र हम देख सकते हैं नेपाल, असम और बंगाल, यानी कि पूर्वी भारत के क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। उसी प्रकार के साथियों विंध्याचल क्षेत्र की जंगली क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, ठीक है। जो दक्कन के आसपास का क्षेत्र है ना, विंध्याचल के आसपास, वह क्षेत्र काफी विस्तृत घने जंगल है। तो घने जंगलों में जितने भी शासन कर रहे थे, जितने भी शासक राज कर रहे थे उसको अपने क्षेत्र में मिलाया जीत करके, ठीक है साथियों। उसके बाद चौथे क्षेत्र के रूप में हम देख सकते हैं साथियों पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक को इन्होंने पराजित किया, ठीक है। उत्तर भारत के जितने भी शासक हुए उसको पराजित किया और उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन दक्षिण भारत के जितने भी शासक हुए ना उसको तो पराजित किया, लेकिन पराजित करने के बाद टैक्स वसूला, और टैक्स वसूलने के बाद उस क्षेत्र के साम्राज्य को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, यानी कि उसको छोड़ दिया। आई बात समझ में। तो इसको आप ध्यान रखना, उत्तर भारत के क्षेत्र को जीता और अपने साम्राज्य में मिलाया, दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीता लेकिन अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, सिर्फ टैक्स वसूला। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है साथियों। तो साथियों दक्षिण
विजय अभियान को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला तो उन्होंने ग्रहण किया, मतलब उस क्षेत्र को जीता, ठीक है, उसको मोक्ष प्रदान किया, ठीक है, और उसके अनुग्रह किया। तो साथियों जीता, जितने बार टैक्स वसूला और उसको छोड़ दिया, इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो हरिसेन ने इसके इस विजय अभियान को ग्रहण मोक्ष अनुग्रह भी कहा, ठीक है। पहले तो ग्रहण किया जीत करके, मोक्ष किया मतलब छोड़ दिया, छोड़ने के बाद साथियों अनुग्रह मतलब टैक्स वसूला। आई बात समझ में? तो समुद्रगुप्त को साथियों 100 युद्धों का विजेता भी कहते हैं, यानी कि इन्होंने 100 बार युद्ध लड़ी और 100 बार इन्होंने जीत लिया, ठीक है। साथियों इन्होंने ये बहुत संगीत कवि थे, मतलब संगीत के विद्वान भी थे, इसी कारण साथियों इसको कविराज भी कहते हैं और बहु कविता भी कहते हैं, ठीक है। तो इनकी उपाधि थी कविराज और बहु कविता, इनकी उपाधि थी। साथियों इन्होंने 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के भी जारी किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट पूरा गुप्त साम्राज्य। पुनः इसको 2 मिनट में फटाफट रिविजन कराता हूँ, ठीक है साथियों। तो कुषाण और सातवाहनों के पश्चात गुप्त वंश ने साम्राज्य की स्थापना की प्राचीन भारत में और राजनीतिक एकता में पुनः बांधे रखा। और इसके जानने का स्रोत क्या है साथियों? साहित्य के अंतर्गत देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस और मृक्ष कटिकम है। लेख में प्रयाग प्रशस्ति है, एरन अभिलेख है। यात्रा विवरण के अंतर्गत देखेंगे हम फाहियान और वेनसांग का यात्रा विवरण, ये दोनों चीनी यात्री थे, ठीक है। उसके बाद साथियों इसके जाति के बारे में अलग अलग मत है। डॉक्टर राय चौधरी ने इसको ब्राह्मण कहा, इस शासकों को। गौरी शंकर ओझा ने इन शासकों को क्षत्रिय कहा। केपी जायसवाल ने जाट कहा, ठीक है। साथियों श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश के संस्थापक थे। प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन मिलता है। महाराज की उपाधि इसने धारण की थी। घटोत्कच इसके बाद का शासक रहा, इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की। इन दोनों शासकों के बाद जितने भी शासक हुए ना, उन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। अब हम आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत चला है 319 में, ठीक है। इन्होंने लिच्छवी कुल की कन्या कुमारी देवी से विवाह किया। उसके बाद आते हैं साथियों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने सिकंदर के बाद ऐसे पहले राजा हुए जिन्होंने विश्व विजय का संकल्प लिया था। इसी कारण इसको धरणीबंध भी कहा जाता है, क्योंकि धरणीबंध मतलब धरती को बांधने वाला, धरती को अपने नियंत्रण में रखने वाला, ठीक है। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि ये बहुत साहसी और पराक्रमी शासक थे। परम भट्टारक भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये उपाधि है इनकी। साथियों इन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाया। उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, ठीक है। और उसी प्रकार से साथियों दक्षिण भारत के साम्राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में नहीं मिला, सिर्फ टैक्स वसूला। इसकी नीति को समुद्रगुप्त के जो राज कवि थे, दरबारी थे, हरिसेन ने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह कहा। ग्रहण मतलब जितना, मोक्ष बाद छोड़ देना, अनुग्रह का मतलब होता है टैक्स वसूल लेना, ठीक है। तो साथियों इसको 100 युद्धों का विजेता कहते हैं। इसको कविराज और बहु कविता कहते हैं, क्योंकि ये संगीत के विद्वान थे। इन्होंने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए, ठीक है। साथियों इन्होंने पूरे भारत को जीता है। इसको 5 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। पहला गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को जीता, नेपाल असम बंगाल को जीता। तीसरा हम देखेंगे जंगली क्षेत्र विंध्याचल का। चौथा साथियों पूर्वी दक्षिण और दक्षिण भारत के 12 शासकों को इन्होंने पराजित किया और छोड़ भी दिया, ठीक है। शकों और कुषाणों को इन्होंने पराजित किया, ठीक है। साथियों अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जय श्री राम साथियों।